हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं यानी गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। किसने कराया नहरों का निर्माण और कुएं का निर्माण? गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने वो पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। यानी इसका निर्माण किसने कराया था? छप्पन कोट का गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने कराई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। आगे देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां, उलूग खां भी उसी को कहते थे, जूना खां भी कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। अभी तक गयासुद्दीन तुगलक थे, अब इसके बाद कौन आएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चंस जो आते हैं। अमीर-ए-कोही की स्थापना किसने की थी और ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये एक कृषि विभाग मतलब कृषि के लिए था, एक कृषि विभाग था अमीर-ए-कोही। और ये किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक जो ने उसने जो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। यह एक जाड़े और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। अब नोट क्या दिया हुआ है? सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को का यात्री था उसका क्या नाम था? इब्न बतूता, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया? दिल्ली का काजी। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रिहला। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
कि रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की, जो कि मोरक्को का यात्री था। में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। रेहला में क्या है? मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। एक स्त्री के सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। सती होने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती थी? सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जिया नक्शबी ने किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था। इस पुस्तक का क्या नाम था? तूती नामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी बीरहणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। थट्टा के निकट हुई थी, गोडाल में हुई थी। और कब हुई थी? 20 मार्च 1351 ईस्वी को, सिंध जाते समय। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। कहने का मतलब, ये कथन कई तरीके से बोला जाता है या कई तरीके से पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखा था या किसने कहा था। तो उसमें इसी भाषा को कई रूप में लिखा रहता है। जैसे कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, ये कथन किसका है? तो ये कथन बदायूनी ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक भट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज जिसको लगान कहते थे, खराज को, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। यानी उसने 24 कर हटा दिए और जो है केवल इन 4 कर लिए। कौन कौन से? खराज जिसको लगान कहते थे, खुम्स जिसको लूट का माल कहते थे, जजिया एवं ज़कात कर वसूलने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज तुगलक ने एक नया कर लगाया जिसका सिंचाई कर था, जो उपज का 1/10वां भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की।
300 नए नगरों की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, हिसार, फिरोजाबाद यानी कि हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं, जिसमें से मतलब कुछ बता दिए गए हैं आपको और बाकी जो है नहीं बताए गए हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। यानी दिल्ली टोपरा अभिलेख कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। दीवाने खैरात की स्थापना पूछा जाता है कि किसने की थी, तो फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान की स्थापना किस लिए की थी? दासों की देखभाल के लिए की थी। इसमें सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया गया। इसमें सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने का मतलब, पहले अगर किसी के कोई व्यक्ति है तो वो जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है, सैन्य कार्य कर रहा है, सैन्य कार्य कर रहा है, फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु होगी या जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसका बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा। इसका मतलब होता है वंशानुगत, एक के बाद एक पीढ़ी आती जाएगी। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। यानी फिरोज तुगलक ने जो है फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट, वर्तमान में कांगड़ा, जिसको वर्तमान में नागरकोट को कांगड़ा कहते थे, अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा, मतलब उनमें से लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया था। यानी फारसी का विद्वान था अजीजुद्दीन किरमानी, उसने जो है ये 300 ग्रंथों का अनुवाद किया था। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी तथा तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। आगे तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुसरसक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। ओके फ्रेंड्स।